बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है और स्टोरीज़ यही हैं कि एक आखिरी उम्मीद वो भी दम तोड़ गई तहरीक इंसाफ की, और साथ ही अब तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद और बाकी है, इस पर भी बात करनी है। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और फ़ैसला वही गर्दान है कि जी एजेंसियों की मुदाखलत रोकी जाए अदलिया में, इस पर भी बात करनी है। पीटीआई के 2 धड़े नहीं कई धड़े बन चुके हैं, लेकिन पीटीआई के जो मेन धड़े हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, यानी एक वो जो ओवरसीज़ यूथी हैं वो, और एक जो यहाँ हैं। जो ओवरसीज़ यूथी हैं वो बड़े पावरफुल हैं और वो यहाँ वालों पर बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ वालों को गद्दार तस्वुर कर रहे हैं। इस पर भी बात करनी है, क्योंकि उमर अयूब का जब से इस्तीफ़ा आया है बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस पर बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। इस गर्मी में मेरी टीम के लिए भी ख़ुसूसी दुआ कीजिए, वो भी इस गर्मी में जाते हैं बेचारे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बारिशें हो रही हैं तो हब्स और ज़्यादा हो गई है और पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है, मसाजिद में भी, उस कम्युनिटी में भी। तो वो भी बेचारे गर्मी में जाते हैं और ये पानी के प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो उनके लिए भी आप ख़ुसूसी दुआ कीजिए और अपने मरहूमीन के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए प्यासों को पानी पिलाइए। इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। ये आपके सामने एक वीडियो चल रही है और ये वीडियो मौलाना फजल रहमान साहब की, कल उनकी ये मजलिस आमला का इजलास हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, यानी यूँ समझ लीजिए कि सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास में बहुत सारी चीज़ें ज़ेर गौर आई हैं और ये तहरीक इंसाफ की वो उम्मीद है जो अभी वो काफ़ी हद तक, यानी वो ये चाह रहे हैं कि हम मौलाना फजल रहमान साहब के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं। वो ये चाह रहे हैं कि ये जो एहतजाज हो रियासत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़, इसको मौलाना फजल रहमान साहब लीड करें। वो ये चाह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से ऐसी कोई सबील निकल आए कि मौलाना फजल रहमान साहब अडियाला जेल जाएं और वो इमरान ख़ान के साथ एक मुलाकात कर लें। ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या जमीयत, यानी जमीयत उलमाए इस्लाम या मौलाना फजल रहमान साहब क्या ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एहतजाज में अगर कोई पावर है, कोई एहतजाज में किसी के एहतजाज में कोई सकत है इस वक्त तक, तो वो मौलाना फजल रहमान का एहतजाज है। और अगर हम किसी बुनियाद पे कुछ कर सकते हैं तो मौलाना साहब के एहतजाज की बुनियाद पे कर सकते हैं। हम ईवान में इनको सपोर्ट करेंगे और वो मैदान में हमें सपोर्ट करें। ये तहरीक इंसाफ वालों का पूरी कोशिश है। और मौलाना साहब अभी बहुत सारी यानी चीज़ें हैं, उन्होंने कमेटी भी बनाई है कि जी चले कमेटी बना लेते हैं। अब मौलाना साहब भी बहुत फूंक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये यहूदी एजेंट हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि जी मेरे पास कुछ एजेंसियों वाले आए थे और वो उन्होंने कहा था कि आप इनको यहूदी एजेंट कहते हैं, तो मैंने कहा कि जी मैं कहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा था, ये जलसे में कहा मौलाना साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारी रिसर्च, हमारी तहकीक और हमारी मालूमात के मुताबिक इमरान ख़ान यहूदी एजेंट हैं और आप ये ठीक कहते होते हैं। अब मौलाना साहब यहाँ तक को तो वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और अब उसके बाद ज़ाहिर है उनकी अपनी जमात का भी वो सूरत। तो अब ये है कि अगर वो एक साथ होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, तो ज़्यादा नुकसान किसको होता है। और साथ ज़ाहिर है जो वो एक स्टांस ले चुके हैं, जो एक वो पोजीशन ले चुके हैं, वो बहुत ही दोनों तरफ से बड़ी एक एक्सट्रीम पोजीशन है। दूसरी तरफ से तो मौलाना साहब को सीधे नाम से नहीं पुकारते थे, वो नाम बिगाड़ के पुकारते थे। अब ये बड़ी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। असल में मसला ये है कि मौलाना साहब नाला हैं इस वक्त, दो लोगों से नाला हैं। एक इस्टेब्लिशमेंट से नाला हैं और एक आसिफ अली जरदारी से नाला हैं।
اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پتہ آصف علی زرداری نے کاٹا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کاٹا ہے. اگر یہ ایسا نہ کرتے تو آج میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا, اور اگر یہ ایسا نہ کرتے تو میری کم از کم. اچھا, پھر ان کی بات میں وزن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری 20 سیٹیں خیبر پختونخوا میں بھی ایسی ہیں کہ جس میں ہم 2000 کے مارجن سے ہروائے گئے ان کے بقول, اور ہماری 10 سیٹیں یا 20 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم 1000 کے مارجن سے ہروائے گئے. تو یہ ان کی بات میں وزن تو ہے, نو ڈاؤٹ. اور اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو, تو اس میں اب جو آپریشن ہے اس پر بھی دونوں کا موقف ایک ہے. یہ چاہے پی ٹی آئی ہو یا چاہے مولانا صاحب کا ہمیشہ موقف جو اپنا اصولی ہوتا ہے, لیکن اب کی بار یہ جو پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کا آپریشن سے متعلق موقف ہے. مجھے ایک ویڈیو, یہ پرانی ویڈیو ہے, یہ سیف صاحب کی ہے, یہ بیرسٹر سیف جو کہ ترجمان ہیں. اب ان کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کن کے ترجمان ہیں, خیبر پختونخوا کے ترجمان ہیں حکومت کے یا طالبان کے ترجمان ہیں. یہ آپ ذرا سن لیجئے, جب ان کے زمانے میں یہ آپریشن ہونے لگے تھے یا ہوتے تھے یا وہ آرمی کے حق میں وہ کس طرح سے بولتے تھے اور یہ کیا کہتے ہیں, اور یہ وہ خیر وہ آج کل بھی تو یہ کہتے کیا ہیں. یہ ان کی ویڈیو ہے, یہ کہتے ہیں. میں پھر کہوں گا, مجھ پر عموماً تنقید ہوتی ہے, میری اپنی پارٹی والے جو مجھے تنقید کرتے ہیں یہ فوج کا وکیل بن جاتا ہے. میں فوج کا وکیل نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ ایک سمپل آپ مجھے بتا دیں. یہ میرا دوست ہے, اس نے بیچ میں سوال بھی کیا, میں اس سے سوال کرتا ہوں. مجھے آپ بتائیں, آپ ساتھ ہی آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس سے اگر آپ فوج کو نکال دیں اور آپ کہیں جی فوج ہم نہیں دیکھنا چاہتے ان کو, تو اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ صرف پولیس یا اور کون ہے؟ پولیس کے علاوہ اور کون سا ادارہ ہے جو کرے گا؟ دیکھیں یہ بھی یا ہمیں بتایا جائے, جو لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں یا فوج پر تنقید کرتے ہیں وہ بتا دیں کہ یار یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے یہ اگر فوج نہیں ہوگی تو کون لڑے گی؟ ایک تو یہ سوال ہے. ہاں, آپ کو جنگ کے طریقہ کار پر اعتراض ہو سکتا ہے, یہ میں انکار نہیں کرتا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. فوج آتی ہے, یقیناً ایک گولہ مارتی ہے, وہ کسی بے گناہ کے کو لگ جاتا ہے یا فائرنگ میں لوگ مر جاتے ہیں. یہ تو عام پولیس مقابلوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بھی شہر میں جب مقابلہ ہوتا ہے تو کبھی بھی بے گناہ لوگ بھی مر جاتے ہیں. وہ غلط ہے, وہ میں اس کی مذمت بھی کروں گا, اس پر میں تنقید بھی کروں گا, اور میں کہوں گا کہ جب آپریشن ہو تو خیال رکھا جائے. لیکن اگر آپ فوج کو ہی اپنا دشمن بنا لیں اور فوج کو ہی آپ نشانہ بنا دیں بغیر اس کے بجائے اس کے کہ آپ دہشت گردوں پہ تنقید کریں, آپ فوج پہ تنقید کرنا شروع کر دیں, تو مجھے بتائیں یہ جنگ لڑنے کے لیے میں کس کو بلاؤں گا؟ یہ سوال میں عوام سے چھوڑتا ہوں, ان لوگوں پہ چھوڑتا ہوں جو فوج پہ تنقید کرتے ہیں. یہ ویڈیو نئی ہے یا ویڈیو پرانی ہے؟ تو پھر جب فوج دہشت گردوں کے خلاف یہ ایکشن کر رہی ہے تو پھر آپ کو اعتراض کس چیز کا ہے؟ آپ کو پھر پرابلم کس چیز کی ہے کہ فوج دہشت گردوں کے خلاف ہی ایکشن کر رہی ہے, اور آپ اگر دہشت گردی نہیں کریں گے تو فوج نہیں کریں گی. آپ باہر جا کے وہاں پر باہر والوں کو سمجھائیں کہ جو لابیز کر رہے ہیں, جو اس طرح کی لابی کر رہے ہیں, لابیزم میں ہیں, کہ وہ باہر جا کے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ قراردادیں پاس کروا رہے ہیں پاکستان کے خلاف. وہ جو جبران الیاس صاحب بیٹھے ہیں باہر, وہ جس طریقے کے تماشا بنا رہے ہیں, تو پھر تو آپ خود بتائیں کہ پھر تو ادھر کالے بھونڈوں نے الگ سے تماشا بنایا ہوا ہے, وہ ان کو کھائے جا رہا ہے. بڑے ایماندار ججز ہیں بھائی, مولوی تمیز الدین سے لے کر نواز شریف کے کیس تک, انہوں نے ایک کیس میں بھی کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کی. یہ ایسے ججز ہیں. خود ان کے یعنی سپریم کورٹ کے ایکس چیف جسٹس اور اس وقت کے بینچ کے رکن جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری گردن پہ بوٹ رکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دو. تو آپ نے مکمل انصاف کیا ہے, بڑے آپ ایماندار ہیں, آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ عدل و انصاف کے پیکر ہیں. اچانک ہی آپ میں وہ جو ہے نا ایک ابھر گئی ہے ایک چیز کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے کہیں کہ جی اب وہ ایجنسیوں کو کہیں کہ ہمارے سے رابطہ نہ کریں, ہمارے کسی اسٹاف سے رابطہ نہ کریں. انہوں نے لوور جوڈیشری کو آرڈر کیا کہ تمام جو اے ایس جیز یا سیشن ججز ہیں وہ تمام کے تمام اپنے فونز پر کال ریکارڈنگ لگائیں. جو کال ہے, اب اگر بالفرض مثلا کامن سینس تو اتنا ہی ہوتا ہے نا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اب اگر وہ کال ریکارڈنگز لگاتے بھی ہیں, ایک بات ہے,
और उनको कोई कॉल कर देता है, वो कहता है कि मैं आईएसआई वाला बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है उसका फ़ैसला कौन करेगा, क्या वाकई वो आईएसआई वाला है और आपने ये करना है। तो वो तो कोई वकील भी कर सकता है, जजेस के पास, तमाम वकला के पास, बड़े वकला के पास, इवन छोटों के पास भी वो जजेस के नंबर भी होते हैं, नंबर तब्दील कर के भी किया जा सकता है। वो कोई भी इसको ऐसी बात नहीं। अब तो पता नहीं कहाँ से वो जो है ना नंबर से फ़ोन आ जाता है, तो वो अगर कह दें और वो इसका मतलब है कि फिर वो कोई कहे कि जी मैं आईएसआई से बोल रहा हूँ या आईबी से बोल रहा हूँ या एमआई से बोल रहा हूँ, तो क्या वो वहीं से बोल रहा होगा। ये असल में मसला ये है भाई, ये क्यों भौचाल आया है। भौचाल इसलिए आया है और अब तक भी भौचाल जारी है कि वो जस्टिस काजी फ़ायद साहब की एक्सटेंशन का मामला चला था और वो एक्सटेंशन की शुनीद थी और आज तक भी उनको ख़तरा यही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी लम्हे इनको एक्सटेंशन दी जाए। तो वो सारे के सारे उन्होंने एका कर लिया और उन्होंने बाकी कोई इधर जितनी ईमानदारी है और जितना इंसाफ है वो सबको पता है। ये जजेज़, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, ये काले भोंड, इनकी हिम्मत और जुर्रत है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो सकें। इनकी जुर्रत है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने। यहाँ पर मसला ये है कि अब आपने भी कल सुना होगा कि सिंध में को 54,000 भर्तियों को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। वो 2023 में भर्तियाँ हुई थी, 54,000 वो कैंसिल हो गई हैं। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि 54,000 लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। ठीक, अब एक दफ़ा हो गया है, उन्होंने भर्तियाँ वो कैंसिल कर दी हैं जो भर्तियाँ की थी। हैरत इस बात पर है कि अभी 2-4 साल पहले तक भी, हो सकता है कोई एक आध अभी भी हो, लेकिन 2-4 साल पहले तक भी जब ये दानियाल अजीज़ साहब, ये जब तलाल चौधरी साहब ने तकरीर की थी, उसमें क्या कहा था कि ये जो बूथ बैठे हैं पीसीओ वाले, इनको निकालें। आधी सुप्रीम कोर्ट आपकी पीसीओ से भरी हुई थी, आधी हाई कोर्ट्स आपकी पीसीओ से भरे हुए थे। तो यहाँ पर जो जजेस पीसीओ के तहत हल्फ लिया वो चुप करके बैठे रहे, फैसले भी करते रहे। वो खैर से अदल व इंसाफ के पैकर थे जो पीसीओ, यानी एक जज जिसने पीसीओ का हल्फ लिया वो खैर से वो फैसले भी करता रहा और उसी तरह से इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। और 54,000 लोगों की उनकी वो भर्ती उन्होंने कैंसिल कर दी यक जुम्बेश कलम। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर आप अपने पे भी वही फार्मूला लागू करें कि जब आप पीसीओ के तहत हल्फ उठा के आते हैं, ये पनामा वाले जो 5 रुकनी बेंच था, इसमें कितने रुकन पीसीओ के थे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया हुआ था। तो फिर आप अगर पीसीओ के तहत हल्फ उठा लें और फिर उसके बाद आखिर तक रिटायर भी हो जाएं बाइज़्ज़त, और फिर उसके बाद भी आप लाखों की मराद भी लें और लाखों की पेंशन भी लें, वो खैर है। लेकिन 54,000 को आपने यक जुम्बेश कलम जो है ना उड़ा के रख दिया, ये गलत हुआ है। प्रोसीजर गलत हुआ भी है। आइंदा के लिए एक वार्न करें, आइंदा के लिए एक उसूल बनाएं, लेकिन उन भर्तियों को कैंसिल करना इसका मतलब ये है, यही होता है कि वो जनाब उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने कि वज़ीर आज़म से कहें कि वो एजेंसी वालों से कहें, एजेंसियों से, कि यहाँ हमारे से कोई रब्ता ना करें। ये अभी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब यहाँ पे आए और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फ़ारिग हुए। कितने लोग थे जो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में कौन कौन थे और किन किन की कैसी कैसी रेपुटेशन थी, वो एक आम वकील को या साइल तक को भी पता था, आपको कोई पता नहीं था। ये हामिद ख़ान साहब ने अपनी किताब में लिखा और वो मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में भी कह चुके कि फवाद चौधरी साहब जजों के नाम पर पैसे लेते थे, और वो यही अपने उनके वो जो चचा थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी थे, चीफ़ जस्टिस भी थे, तो उनके नाम पे भी पैसे लेते रहे। उस वक़्त आपको पता नहीं था। उस वक़्त आपको पता नहीं था कि जब लतीफ़ खोसा साहब, माशाअल्लाह, ये सारे लाल हैं ना, सारे तहरीक इंसाफ के, वो जनाब लतीफ़ खोसा साहब जब यहाँ पर जजों के नाम पे पैसे लेते रहे, उस वक़्त आपको पता नहीं था। आप इतने ईमानदार होते और आप इतने काले भोंड, इतने को अदल व इंसाफ के पैकर होते, तो असल में मुसीबत ये है, इनको वो चीज़ हो गई है। अब आएँ कि जनाब मैंने कहा आखिरी उम्मीद दम तोड़ गई है। वो उम्मीद कौन सी थी? वो उम्मीद ये थी, कल अंसार अब्बासी साहब ने भी स्टोरी की दी न्यूज़ में, और उन्होंने कहा कि एक आलिम दीन जिन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान ख़ान की सुलह करवा दी जाए इस्टेब्लिशमेंट में, ये वही आलिम दीन साहब हैं कि जो वो बड़े बड़े आके जनाब वो बहुत दूर से यूं हाथ फैला के, और मौलाना तारिक जमील साहब,
उन्होंने आखिरी कोशिश करके देख ली इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको इनकार हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसमैन ने, उन्होंने भी कोशिश करके देख ली, इनकार हो गया। और तो और फ़नकारों तक ने कोशिश करके देख ली, इनकार हो गया। सियासतदानों तक, मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने भी कोशिश करके देख ली, इनकार हो गया। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं भाई। अब इसी वजह से वो जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़ यूथिए, वो बहुत मायूस हो चुके हैं और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, जो उमर अयूब है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर रहा है, और ये सारे के सारे मुलाकातें कर रहे हैं और ये मिल गए हैं। चूँकि इनको ओहदे मिले हुए हैं, उन्होंने अपने ओहदे बचाने हैं, इस वजह से अब आजकल ओवरसीज़ यूथियों को निशाने पर पाकिस्तानी यूथिये जो हैं वो हैं। और यही होता है कि आप कभी दूसरों के लिए जब गड्ढे खोदेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।